सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस ऐसी ही एक सांस इजी लेने के लिए, इजी से आप सांस ले सकें, इसके लिए हम आज हैं ब्रेथ इजी में डॉक्टर एस के पाठक के साथ। नमस्कार, आप सभी का ढेर सारा स्वागत है द सुधांशु शो में। तो सर, आपका स्पेशली स्वागत है कि हम ये सांसें ब्रेथ इजी के माध्यम से कैसे इजीली ले सकते हैं। देखिए, जैसे कहा जाता है सांस है तो आस है और आस है तो जिंदगी है। तो कुल मिलाकर सांस को ही लेना एक बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, और सांस सुचारू रूप से चले इसके लिए आपको रेगुलर प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइजेस और फिजिकल एक्टिविटी में मेंटेन रखना होता है, जिससे आपके लंग्स में ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा बनी रहे। लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिससे लंग्स में जो ऑक्सीजन सोखने की क्षमता होती है कमज़ोर हो जाती है। जिसे खासकर देखा जाए तो आपके अस्थमा के पेशेंट्स में, दमा के पेशेंट में, टीबी के पेशेंट में, निमोनिया के पेशेंट में, कभी फेफड़े में पानी बन जाता है, उसके कारण कभी हार्ट फेलियर होता है। तो इन सब कारणों में जो ऑक्सीजन सोखने की क्षमता है वो लंग्स की कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण सांस हम लेने में दिक्कत होती है। तो बीमारी अगर कोई हो रही है और सांस फूल रही है तो उसका जितने अच्छे और जितने सुचारू रूप से इलाज हो सके वो करना बेहतर है, क्योंकि ज़िंदगी जो भी चलती है वो सांस के बदौलत चलती है। अगर सांस नहीं चल रही तो इसके बाद ज़िंदगी नहीं चल रही है। बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन डॉक्टर एस के पाठक, मैं ये जानना चाहूँगा और हमारे साथ साथ हमारे सारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये सांसें फूलना ये क्या होता है। देखिए, सांसें फूलना क्या, जो हर फेफड़े का एक अपना ऑक्सीजन सोखने की क्षमता होती है, और इसका एक डायमीटर होता है जिसमें हवा आसानी से जाती आती है। लेकिन उनके डायमीटर में बदलाव हो जाता है। कभी कभी स्पाज्म के कारण, जैसे ब्रोंकियल अस्थमा होता है तो उसमें स्पाज्म होता है सांस लेने में, या तो फेफड़े में कोई दबाव पड़ जाता है पानी का, प्रेशर का, या कभी हार्ट का दबाव पड़ जाता है, तो वो जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी सोखने की वो कमज़ोर होने लगती है। तो उसमें जो ऑक्सीजन तो जाती है, बहुत मुश्किल से जाती है, जितनी ज़रूरत है उतनी जा भी नहीं पाती। जब हवा में जो ऑक्सीजन हम लोग का 21 से 22% रहता है, अगर हम हवा ही अंदर नहीं जा पाए तो ऑक्सीजन सोखने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। तो इसमें जो कारण हमने बोला कि अस्थमा है, दमा है, निमोनिया है, इस सब में सांस की नलियों में सिकुड़न पैदा हो जाती है, और उस सिकुड़न के कारण हवा का आवागमन बहुत कमज़ोर हो जाता है और उससे हम सांस फूलती है। जी सर, ये बताइए कि जैसा कि आप एलर्जी और ब्रेथ इजी के लिए बेसिकली काम करते हैं, तो आप एलर्जीज को कैसे पहचानते हैं? देखिए, एलर्जी बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ के लिए है। कभी भी किसी को एलर्जी होती है तो काफ़ी ज़िंदगी दोबार हो जाती है। और एलर्जी कई तरह की होती है, खासकर सांस की एलर्जी देखा जाए तो, और आपकी स्किन की एलर्जी होती है, आई एलर्जी हो जाती है। तो वो सब एलर्जी जब अगर होती, कभी पेट में भी एलर्जी हो जाती है, डायरिया हो जाता है, स्किन एलर्जी में चकत्ते पड़ जाते हैं, आँख की एलर्जी अगर होती है तो आँख लाल हो जाती है, पानी गिरना शुरू हो जाता है। अगर सांस की नाक की एलर्जी होती है तो आपको नेजल डिस्चार्ज होने लगता है, स्नीजिंग होने लगती है, छींके बार बार आना शुरू हो जाएगा। और अगर लंग्स की एलर्जी होती है तो उसमें अस्थमा का अटैक पड़ने का खतरा रहता है। तो ये जो एलर्जी है ना, कई सारे कारणों से बनी होती है। इसमें खासकर देखा जाए तो मौसम का प्रभाव होता है, पॉलिनेशन होता है, डस्ट सारे एलर्जी के कारण बन सकते हैं। कुछ फूड आर्टिकल्स होते हैं उसके कारण भी एलर्जी हो सकती है। कभी कुछ जानवर, पेट जानवर, खासकर कुत्ते, बिल्लियाँ, गाय, भैंस, इनसे भी एलर्जी होने के चांस रहते हैं। और कभी इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, उसके कारण भी एलर्जी हो सकती है। और कभी आप देखेंगे फंगस की एलर्जी होती है, खासकर कूलर वगैरह में जो एलर्जी, उसके कारण कूलर चलने से हो जाती है। और कभी आप देखेंगे तो पटाखे से भी एलर्जी हो जाती है, धुएँ से एलर्जी हो जाती है, रूम स्प्रे से एलर्जी हो जाती है। और कभी कभी देखें सेंट परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, उससे भी एलर्जी हो जाती है। और कभी फ्लावर से भी एलर्जी होती है। जी। तो एलर्जी के कई सारे कारण हैं, और उसके कारण ऐसा हो सकता है कि आपको एलर्जी फैक्टर पड़े। जब बॉडी आपकी मजबूत रहती है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है तो उनका प्रभाव बॉडी में कम पड़ता है। लेकिन जिसकी बॉडी कमज़ोर होती है, इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, उसमें इन एलर्जीज का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, और लंग्स का अटैक खतरा और ब्रोंकियल अस्थमा का खतरा बना रहता है। और अगर हम बात करें ब्रेथ इजी, जैसा कि सांस आराम से, हर सांस आराम से, तो डॉक्टर एस के पाठक के मन में ये नाम आया कहाँ से? देखिए, मैं ऐसे चिकित्सक हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी जो है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से किया है, लखनऊ की टॉप यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड की। और
मैं जब वहाँ से पढ़ के आया तो बनारस में बाबा की नगरी में सोचा कि प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस करते करते मन आया कि भाई हर मरीज की एक ही समस्या है कि सांस आसानी से आनी चाहिए। हमने कहा कुछ ऐसा ही नाम रखा जाए कि सांस भी आसानी से और नाम भी कैची रहे। तो मैंने ब्रीथिजी रखा और उसका जो टैगलाइन है, स्लोगन है, हर सांस आराम से, ब्रीथिज हर सांस आराम से। आपको सांस लेना है तो सब कुछ सांस आराम से जाए, क्योंकि सांस लेना ही नहीं है, आराम से सांस लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर एस के पाठक, आप ये बताएं कि ये जो ब्रेथ इजी आपने जैसा कि नाम रखा हुआ है, तो क्या सिम्टम लेकर के ज़्यादातर पेशेंट आते हैं आपके पास? देखिए, जो सांस की समस्या में जो मरीज आते हैं जनरली ओपीडीज में, उनको कभी कफ की शिकायत होती है, कभी ड्राई कफिंग होती है, कभी प्रोडक्टिव कफ होता है, बलगम के साथ आते हैं पेशेंट, कभी बलगम के साथ खून आने की शिकायत रहती है, फिर सांस लेने की समस्या हो जाती है, फीवर के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट करता है। तो जल्दी चेस्ट पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। तो वो जैसे कफ है तो कफ में बहुत सारे कारण होते हैं जैसे कफ आते हैं। जैसे ड्राई कफिंग आ रही है तो उसके कारण अलग होंगे। आपका प्रोडक्टिव कफ आ रहा है जिसमें बलगम आ रहा है तो उसके कारण अलग होते हैं। चेस्ट पेन अगर हो रहा है तो चेस्ट पेन में कई सारे कारण हो, आपका लंग्स में कोई कमजोरी हो सकती है, आपके हार्ट में कोई कमजोरी हो सकती है। लंग्स में स्पेशली लंग्स न्यूमोथोरेक्स जिसको कहते हैं, लंग्स फट जाता है और कभी कभी लंग्स में पस या एम्पाइमा हो जाता है, उसके कारण कभी लंग्स में पानी बन जाता है, उसके कारण चेस्ट पेन हो सकता है। अगर आपको जो ब्लड आ रहा है, कभी कभी होता है पेशेंट को कहता है ऐसा हमें खांसी कर रहे तो उसमें खून आ गया और दिक्कत है, तो वहाँ खून अगर आना है तो इसमें भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला तो ट्यूबरकुलोसिस है, दूसरा आप स्मोकिंग कर रहे हैं, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, तीसरा लंग कैंसर हो जाता है, और कुछ निमोनिया, कुछ ILD पेशेंट्स में ऐसा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ये लक्षण आ रहे हैं तो अलार्मिंग है, आपको तुरंत उसकी चिकित्सा करना चाहिए। कभी कभी बीमारी गंभीर अवस्था में लेकर जानलेवा भी बन जाती है। और अस्थमा जब सांस फूलने की समस्या होती है जिसमें पेशेंट को सीने में घबराहट होती है, कफ बना रहता है, चलने फिरने में सांस फूलती है, तो ये अस्थमा के कुछ लक्षण है जिसके प्रेजेंटेशन में पेशेंट पहुंच जाता है और जांच करते हैं, हम लोग पता करते हैं कि किस टाइप की प्रॉब्लम है। और अस्थमा और एक दमा दो अलग अलग बीमारी है, दोनों के लक्षण सेम होते हैं, लेकिन अस्थमा में ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जल्दी यंगस्टर्स में ज़्यादा होता है, बच्चों में ज़्यादा होता है। और दमा खासकर COPD जिसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं, वो ओल्ड एज में ज़्यादा आता है। और जो COPD बीमारी है वो जनरली स्मोकर्स में ज़्यादा मिलती है। और ये देखा गया कि अगर स्मोकर्स बीड़ी सिगरेट लगातार पी रहा है तो 80% चांसेस उसको दमा होना ही होना है फ्यूचर में। और वो जैसी उम्र उसकी ढलती है, 50 से 55 की क्रॉस करता है, उसको ड्राई कफिंग, प्रोडक्टिव कफिंग आने लगती है, पेशेंट चलना फिरना सकती है। ये कुछ लक्षण जिससे आप बता सकते हैं कि आपको दमा हो गया या COPD हो गया। तो खासकर हम सांस के मरीजों को ये हिदायत देंगे, अगर आपको खांसी आ रही है तो स्मोकिंग बिल्कुल ही परहेज करें। और एक स्मोकिंग एक्टिव होता है जिसमें खुद पीता है व्यक्ति, एक पैसिव स्मोकिंग होता है जिसमें पीने वाले सब बैठता है। तो पीना भी ठीक नहीं है और बगल पीने वाले की बैठना भी ठीक नहीं। यानी कि पैसिव स्मोकर तो वही हो गए कि जो आसपास बैठे हैं, दे आर नॉट स्मोकिंग, वो सिगरेट पी नहीं रहे हैं लेकिन उसका धुआं सूंघ रहे हैं, वो भी उतने ही कारक हो जाता है जितना कि नहीं। अगर एलर्जिकल फैक्टर है तो ये स्मोकिंग तुरंत अस्थमा का अटैक दे देता है, पेशेंट को इमरजेंसी भी ला सकता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आप जितने जल्दी हो सके, संज्ञान में आता है चीज में तो छोड़ दें, क्योंकि आपको कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए आपको लगेगा काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन आपका जो कहा जाए ओल्ड एज जब आते हैं, आपकी जो बढ़ोतरी आती है, तब आपको पता चलता है कि मैंने काशी छोड़ दिया होता तो शायद बेहतर रहता, क्योंकि उस समय आपके दोस्त यार कोई नहीं रहेगा, आप आगे कमरे में खांस रहे होंगे और बलगम निकाल रहे होंगे। अच्छा, अगर हम बात करें हवाओं की शुद्धिकरण की, तो शहर की हवा तो प्रदूषित है। पहाड़ों पे जाते थे लोग, अब पहाड़ों पे अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा क्राउड है, एयर पोल्यूशन है कि वहाँ पे भी वही दिक्कत है। यानी 10-10 किलोमीटर के लंबे लंबे जाम लगे हुए हैं। और गांव में भी अब ये समस्या हो गई है। तो कहाँ जाए कि हवा शुद्ध मिले? एक चिकित्सक क्या कहता है? नहीं, देखिए, एक चिकित्सक कहता है कि ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे बहुत ही डिपेंड करता है कि आप प्रदूषण मुक्त गाड़ियाँ आजकल हो गई हैं, व्हीकल जो बैटरी व्हीकल्स आ गए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए, उनका प्रमोशन करें, उनको जितना टैक्स फ्री कर सके करें, क्योंकि वही एक फ्यूचर बचा सकती है। क्योंकि जितने भी डीजल से पेट्रोल गाड़ियाँ हैं, उनका कहीं न कहीं एक तो कंट्री पर बर्डन पड़ रहा है, उसके बाद हेल्थ पर लोगों को बर्डन पड़ रहा है।
तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज में से चेंजेस होगी। सिटीज़ में और खासकर हिल स्टेशंस में जब आप जाएं तो आपकी जो व्हीकल है डीजल की वो कहीं दूर खड़ी रहे और आपको लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको बैटरी या इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ करें, जिससे कि उस एरिया को जिसको लोग सदियों से सोचते हैं काफ़ी शुद्ध वातावरण है, वहाँ जाने से सुकून मिलेगा। और चलिए, तो एक साइकिल का प्रमोशन बहुत ज़रूरी है। साइकिल वो हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और आप कहीं जा रहे हैं, सिटीज़ में नहीं जा रहे हैं, तो कम से कम जो टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ खासकर हिल स्टेशन वहाँ पर साइकिल का प्रमोशन करें, इससे लोग साइकिल से भी अपना मूवमेंट कर सकें और करें, या ऐसा कुछ प्राइवेट रिक्शा बिना डीजल या पेट्रोल की चले। जी अच्छा, डॉक्टर पाठक ये बताएं आप कि इस समय थोड़ा सा प्रमोशन हो रहा है, मैंने भी कुछ घरों में देखा लोग एयर प्यूरिफायर लगा के रखते हैं, तो ऑक्सीजनेटर टाइप के कुछ मशीन आ गई। वो ऑक्सीजनेटर एयर प्यूरिफायर आजकल प्रमोशन के लिए हम उन मरीजों को ज़्यादा रिकमेंड करते हैं जिनको एलर्जीज होती है, जिनको लग रहा है कि मतलब रूम एलर्जी या पॉल्यूशन का इफेक्ट लंग्स पे ज़्यादा पड़ता है, वहाँ प्यूरिफायर यूज़ करने के लिए रिकमेंड करते हैं। लेकिन ये है कि ये खासकर उन्हीं लोग के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा जो खासकर सांस के मरीज हैं। ऐसा नहीं, आप जनरली प्यूरिफायर का यूज़ ना करें तो बेहतर है, क्योंकि बॉडी को एक्सपोज होना जरूर है वातावरण से। जी, क्योंकि आप एक्सपोज होते रहेंगे तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी मेंटेन रहती है। लेकिन आप प्यूरिफायर 24 घंटे में 18 घंटे प्यूरिफायर में और आप 6 घंटे निकल गए बाहर पॉल्यूशन, तो आपकी बॉडी को डैमेज कर सकता है। तो खासकर जो मरीज हैं उनके लिए तो बेहतर है, लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति है उनके लिए प्यूरिफायर उतना ज़रूरी नहीं है कि वो घर पर लगाए और चीज़ों को एक्सपोज हो वातावरण से। लेकिन गवर्नमेंट में ये चेंजेस करना है, जैसे कभी आपको लग रहा है कि ऐसे पॉल्यूटेड सिटी में प्लेस में जा रहे हैं, वहाँ पर मास्क का सेवन करें। कई सारे मास्क अवेलेबल हैं मार्केट में, जिसको सेवन करके आप अपने पॉल्यूशन के इफेक्ट को कम कर सकते हैं। जी जी, हमारी लाइफ स्टाइल कैसे रहे कि हमारा लंग्स मजबूत रहे? देखिए, लाइफ स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी जीवन के लिए। जी, लाइफ स्टाइल में देखा जाए तो एक स्मोकिंग हैबिट बिल्कुल छोड़ना चाहिए, फास्ट फूड का सेवन बिल्कुल वर्जित रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया बच्चों में फास्ट फूड का सेवन बहुत ज़्यादा चल रहा है। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, कई सारे फास्ट फूड स्टॉल आ गए हैं, जैसे वो उसमें कई सारे फूड पार्टिकल होते हैं जो एलर्जेंस कारण बनते हैं, जिसमें अस्थमा का खतरा रहता है, गैस्ट्राइटिस का खतरा रहता है, गैस्ट्रोइंटेरिटिस हो जाती है। तो उसमें साथ में ये देखें कि आपको अति शीतल पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक्स या फ्रिज के आइटम्स ये थोड़ा अवॉइड करें, न लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सब लंग्स में जाते हैं, बॉडी टेम्परेचर डिफेक्ट करते हैं, उसी कारण आपको ये प्रॉब्लम एलर्जी की समस्या बढ़ सकती है। लाइफ स्टाइल में आपको देखना तो हरी सब्जियों का ज़्यादा अच्छा सेवन करना चाहिए, जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा है। और आजकल तो वेजिटेबल्स में भी कहा जाए तो काफ़ी मिलावटें आ गई हैं, काफ़ी इंसेक्टिसाइड का यूज़ होने लगा, जिससे वेजिटेबल्स बहुत तो ग्रीन वेजिटेबल्स अगर खुद घर में या ऐसे फार्म हाउस से लें जहाँ पर एकदम फ्रेश और नेचुरल खादों से बन रही है, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। उसमें इम्यूनिटी जो मेंटेन करती है वो बॉडी के लिए काफ़ी स्ट्रांग मजबूत रहती है। खानों में सलाद का यूज़ करें, फ्रूट्स का सेवन करें, ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, और जितना अच्छा हो सके आप बचें, कार्बोहाइड्रेट जो ओवर नहीं यूज़ करें। आपको प्रोटीन की मात्रा काफ़ी बैलेंस बनानी रहती है, मल्टीविटामिन्स कई सारे फूड्स में मिलते हैं, उसका सेवन करें। और रेगुलर आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज, रेगुलर जो है आपके प्राणायाम, रेगुलर वॉकिंग एक्सरसाइज, फिटनेस पर थोड़ा सा ध्यान देना। ऐसी क्या एक्सरसाइज हो जो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं हमारा ये कार्यक्रम द सुधांशु शो जो देख रहे हैं, वो घर बैठे कौन सी एक्सरसाइज करके अपना लंग्स मजबूत कर सकते हैं? लंग्स एक्सरसाइज करने के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है जो सेल्फ कर सकते हैं, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं। उसमें आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जिसमें आपको सांस को अंदर लेना है, बाहर छोड़ना है, अंदर लेना है, बाहर छोड़ना है। ये कम से कम 10 से 15 मिनट करें। और प्राणायाम भी रेगुलर, जैसे आपको योगा प्राणायाम होता है वो करना है। सिंपल से अगर आपके पास घर में शंख रखा हुआ तो आप शंख बजाएं, बांसुरी है तो बांसुरी बजाएं, जितने भी सांस से फैलाने वाले वाद्य यंत्र हैं। और बच्चों के लिए तो मैं कहूँगा सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है आप उनको बैलून दे दें, वो बैलून फुलाएं। और बुजुर्ग जो होते हैं वो अगर ये सब काम नहीं कर सकते तो उसमें क्या करना है कि गिलास है, गिलास में पानी डाल के उसमें एक पाइप दे दें, उसमें बुलबुला फैलाने के लिए बोलते हैं। और जब आप वॉक कर रहे हैं तो आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हुए आपको जब भी सांस छोड़ना होता है पूरा ऐसे ना छोड़ के
स्लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसमें सांस को धीरे धीरे छोड़ना चाहिए और सांस को पूरा लेना, उससे आपके लंग का प्रेशर मेंटेन रहता है। खासकर बुजुर्ग के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि वो जो वाटर बुलबुले हैं उसको बनाने की कोशिश करें ग्लास में, जो सबसे सिंपल तरीका है और बिना किसी ज़्यादा मेहनत के। दूसरा, आजकल कुछ नेचुरल मशीनें भी आ गए हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें बॉल से एक्सरसाइज होती हैं। वो आपको बाल फुलाते हैं, हर कैपेसिटी पर वो बाल का उठना होता है, जिससे आपको प्रमोट कर सकते हैं। और कुछ मशीनों पर भी एक्सरसाइज होती है, वो आप कर सकते हैं। और कभी कभी होता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको एक्सरसाइज करने में दिक्कत होती है, तो एरोबिक एक्सरसाइज एक मॉनिटरिंग के साथ होती है, वो हम लोग करवाते हैं, जिसमें हम ऑक्सीजन लगा के एक्सरसाइज कराते हैं। तो आपको नाक में ऑक्सीजन लगा के उसमें जो भी जैसे साइकिलिंग होती है, पैडलिंग होती है, फिजिकल एक्टिविटी होती है, लिम्ब एक्सरसाइज होती है, वो सारा करना से आपकी जो ऑक्सीजन की सोखने की क्षमता ज़्यादा अच्छी होती है, जो ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी वो काफ़ी कम हो जाती है। खासकर हम उन लोगों को, पेशेंट को रिकमेंड करते हैं जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उनमें एरोबिक एक्सरसाइज का ट्रीटमेंट देते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज में स्पेशली ऑक्सीजन लगा के हम ऑक्सीजन के साथ ही एक्सरसाइज कराते हैं, जिससे उनको प्रॉब्लम ना हो, क्रिएट ना हो। और जो व्यक्ति नॉर्मल तरीके से चल सकता है उनको हम नेचुरल एक्सरसाइज देते हैं। इम्यून थेरेपी, ये बड़ा नाम बड़ा चर्चा में रहता है, इम्यून थेरेपी, ये क्या है इम्यून थेरेपी? देखिए, इम्यून थेरेपी लंग्स में हम लोग देते हैं, खासकर एलर्जिक अस्थमा में देते हैं, और जिनको एलर्जिक प्रॉब्लम रहती है उनको खासकर हम देते हैं। तो एलर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इम्यूनोथेरेपी देते हैं। इम्यूनोथेरेपी क्या होता है, जब हम एलर्जी टेस्ट करते हैं, एलर्जी टेस्ट में कई सारे फैक्टर्स होते हैं, वो पता जब हमको चल जाते हैं, तो उनको हम बॉडी को डिसेंसिटाइज करने के लिए कुछ एलर्जेंस को तैयार करते हैं लैब में। वो एलर्जेंस को बॉडी में 5000 डायल्यूशंस में, फिर 500 डायल्यूशंस में, फिर 50 डायल्यूशन में धीरे धीरे बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। उसके अगेंस्ट में बॉडी में ऑटोमेटिक एक इम्यूनिटी डेवलप होती है। वो इम्यूनिटी जो होती है बाहर के वातावरण को फाइट करने में काफ़ी हेल्प करती है। तो जब आपकी इनहेलर मेडिसिन है, खासकर अस्थमा के मरीजों में ओरल मेडिसिन कई सारी होती हैं जो धीरे धीरे ऑटोमेटिक को छूट जाती हैं, क्योंकि बॉडी आपकी खुद ही इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि दवा की डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। तो कई सारे ऐसे पेशेंट हमने देखे हैं जो एंटी एलर्जिक दवाइयाँ लेते हैं, मार्केट में मिल जाती है, और वो सालों साल लेते हैं, उससे लीवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाता है, बाद में पेशेंट को बहुत सारी समस्याओं का सामना, एक समस्या ठीक हो दूसरी खड़ी हो जाती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको एलर्जिकल प्रॉब्लम है, खासकर छींक आ रही है, सर्दी हो रहा है, बार बार गले में खराश हो रही है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, कुछ एलर्जी के लक्षण होते हैं, इसमें चिकित्सक के पास पहुंचकर, खासकर ब्रीथिंग हॉस्पिटल में ये सुविधा बहुत पहले से है, और काफ़ी अच्छा पेशेंट का रिस्पांस है, जिसमें हम एलर्जी टेस्ट करते हैं। उस एलर्जी टेस्ट के माध्यम से हम ये पता कर लेते हैं कौन सी एलर्जी है, फिर उसको लैब में उसके अगेंस्ट में एलर्जेंस बनाते हैं और फिर वो बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जिसका कोर्स 1 to 3 ईयर्स होता है, 1 साल से लेकर 3 साल। इसे करने से 70 to 80% बिल्कुल पेशेंट दवा की डिपेंडेंसी उठ के बाहर निकल जाते हैं, और पेशेंट बिल्कुल नेचुरल वातावरण में नेचुरल तरीके से अपना सांस लेता है, दवा की जो डिपेंडेंसी वो खत्म हो जाती है। तो इम्यूनोथेरेपी का ये फायदा है, जिसको हम लोग को मेडिकल भाषा में बॉडी डिसेंसिटाइजेशन भी करते हैं। तो बॉडी को धीरे धीरे बॉडी जो कुछ लोगों की बॉडी हाइपर रिएक्टिव होती है, तो उनको सेंसिटिव ज़्यादा होती है, तो उनको डिसेंसिटाइज करते हैं। और डिसेंसिटाइज का तरीका है कि धीरे धीरे उन एलिमेंट्स को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, स्लो मूवमेंट के साथ, स्लो डोज के साथ, और फिर उसको बॉडी को डेवलपमेंट करके बॉडी को इतना स्ट्रांग बना देते हैं कि वातावरण से झेल सके। बहुत खूब सर। वैसे आपसे बातें कर रहे हैं तो सांसें हमारी भी बड़ी खूबसूरत हो गई हैं। ब्रेथ इजी, हर सांस आराम से, हर सांस आराम से, जिंदगी जिए पल हर पल आराम से, ये भी जरूरी है। जिंदगी भी जिए, सांस भी लें, और वही एक जिंदगी का मानो। आपको कुछ भी है, आपके पैसे हैं, रुपए हैं, बैंक बैलेंस, लेकिन आपकी जिंदगी की सांस नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं है। दर्शकों को कुछ ऐसे टिप्स दें कि वो घर बैठे अपने लंग्स को मजबूत करते रहें। मैं दर्शकों से बोलूँगा कि लंग्स की फिटनेस एक्सरसाइज बिल्कुल रेगुलर करते रहें। स्मोकिंग अगर करें तो बिल्कुल छोड़ दें, और फास्ट फूड का सेवन ना करें, ज़्यादा अच्छा है। अति शीतल पेय पदार्थ का सेवन, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, लस्सी, अगर आपको सेंसिटिव बॉडी है तो बिल्कुल वर्जित करें, क्योंकि ये बॉडी की कमज़ोरी बना सकता है और आपको दिक्कत पैदा कर सकता है। और मैं कहूँगा कि आपको पॉल्यूटेड जगह जा रहे हैं तो वहाँ पर मास्क का सेवन करें, और अगर वहाँ से आते हैं तो घर में अगर खराश या कुछ बन जाती है, डस्ट को क्लीन करने के लिए प्लेन स्टीम लें। जो स्टीम घर पे
वातावरण में आपके पास घर पे भगोने में रख के आप स्टीम लें तो जो लंग्स को में जाते हैं तो एक तरह से लंग्स की फिल्टरिंग और क्लीनिंग कर देता है, जो डस्ट होते हैं क्लीन हो जाते हैं। क्योंकि अगर डस्ट लंग्स में जमे रहते हैं तो फिर वहाँ बैक्टीरिया का ग्रोथ होने लगता है और बैक्टीरिया ग्रोथ होने से इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन से कफ प्रोडक्शन हो जाता है, फिर उसके बाद आपको बीमारियाँ कई सारी हो सकती हैं, टीबी से लेकर निमोनिया से लेकर कई सारी कैंसर बीमारियाँ ऑलरेडी से हैं। एक लंग फाइब्रोसिस बहुत खतरनाक बीमारी चली है, अभी लोगों को पता नहीं उसके बारे में ज़्यादा। उसमें लंग्स में सिकुड़न की समस्या आ जाती है, लंग फाइब्रोसिस हो जाती है और श्रिंक करता है, फाइब्रोसिस जाती है और उसका मेडिसिन अगर सही तरीके से नहीं चला तो पेशेंट की जो लाइफ होती है 3 to 5 ईयर्स में ही पेशेंट खत्म हो जाता है जिस दिन डिटेक्ट हुआ। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स की राय लें, बेहतर है कि उसकी जांच पड़ताल करा लें और उसके माध्यम से आप अपने को सेट कर सकें, अपने को सही तरीके से सांस ले सकें और आपकी बीमारी का पता सही समय में पता चल जाता है तो इलाज भी बहुत सस्ता और बहुत हल्का और कम खर्च में हो जाता है। लेकिन जब बीमारी आपकी एडवांस स्टेज पर आ जाती है तो आपका खर्च भी बढ़ जाता है और जो ट्रीटमेंट होने की गारंटी होगी वो भी काफ़ी कम हो जाती है। तो मैं सभी से बस एक राय और अपना सलाह देना चाहूँगा कि जब भी कोई बीमारी हो तो बीमारी को हल्के में न लें। हाँ, थोड़ी अगर खांसी आ रही कभी कभी आ रही है, मौसम की तरह उसको अवॉइड कर सकते, लेकिन आपको लग रहा है रेगुलर खांसी आ रही है और हर कुछ दिन बाद आपको कोई ना कोई परेशानी हो रही है लंग से रिलेटेड, तो आप उसको बिल्कुल अवॉइड न करें। जितनी जल्दी हो सके वो सांस पेशेंट को चेकअप करा लें और उस चेकअप के माध्यम से अगर कोई प्रॉब्लम पकड़ में आती है, खासकर लंग्स फंक्शन को टेस्ट करने के लिए हम लोग लंग फंक्शन टेस्ट एक मशीन होती है जिसे PFT कहते हैं, उसके थ्रू हम करते हैं। एक एक्सरे बेसिक होता है उसको हम करा सकते हैं और उसके साथ साथ आपको कभी होता है कि कभी शुगर भी एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो चेस्ट इन्फेक्शन को बढ़ावा देता है। तो आपका शुगर अनकंट्रोल रहेगा तो आपको चेस्ट इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा रहेगा, तो आपको शुगर है उसको भी कंट्रोल कर रखें। BP भी बहुत इंपॉर्टेंट है, BP आपका बहुत अच्छा नहीं कंट्रोल है तो आपको हार्ट प्रॉब्लम करेगा, हार्ट से आपके लंग्स पर अफेक्ट डालेगा और लंग्स कमजोर हो जाएगा, उससे दिक्कत हो सकती है। तो कई सारे फैक्टर हैं, किसी चीज़ को इग्नोर करना ठीक नहीं है। तो हम ये बताएंगे आपका शुगर जो स्टैंडर्ड बॉडी का होना चाहिए 100 से लेके 120 के रेंज में, BP आपका लो वाला 80 to 120 के बीच में होना चाहिए। ये आपका इम्पॉर्टेंट, अगर सब कुछ कंट्रोल है, खासकर आपकी लंग्स की पावर भी अच्छी है, सब चीज़ें, तो आप फिट रहें और कोशिश करें कि जब आप 35, 40, 50 के आसपास पहुँचे तो 6 मंथ में एक बार जरूर हेल्थ चेकअप करा लें, जिससे आपकी बीमारी का शुरुआती दौर पर उसका डायग्नोसिस बन जाए और आपका इलाज जो भी होगा बेहतर और कम खर्च में हो जाएगा। सर एक सवाल एक छोटा सा हमारा बनता है यहाँ पे, अभी आपने एक ऐसी इन जनरल प्रॉब्लम बताई है कि स्मोकिंग का, छोड़ने का, कई लोग ऐसे हैं जो कि चेन स्मोकर हो चुके हैं। अब वो छोड़ने में उन्हें बड़ी प्रॉब्लम है या फिर ड्रिंकर हो चुके हैं। तो क्या पहले तो स्मोकिंग की बात कर लेते हैं और स्मोकिंग पे ही हम फोकस करते हैं कि स्मोकर अगर कोई है तो अपनी स्मोकिंग को कैसे छोड़ सकता है। देखिए स्मोकिंग अब यूं तो छोड़ नहीं देगा कोई नहीं, स्मोकिंग जो है बेसिकली लोग की आदत कहाँ से लगती है, खासकर जब उनके पेरेंट्स में कोई गार्जियंस में स्मोकिंग करा वहाँ से लगती है, या तो स्कूल फ्रेंडशिप से स्टार्ट होती है। जी बिल्कुल, वही 2 स्टेज होती है जहाँ से स्टार्ट होती है। तो वो फैक्टर, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो कोशिश करें घर में आप सिगरेट बीड़ी रखें ही ना, आप पी ना, अगर कोई गार्जियंस है तो बाहर ही अपना स्मोक करे, अंदर नहीं। बच्चों को फ्रेंड सर्किल में भी देखना चाहिए कि हमारे दोस्त कैसे हैं, किस तरह के, क्या स्मोकिंग कर रहे हैं। शुरुआत में लगता है कि ये लत आदत पड़ रही है और लोग स्टार्ट कर देते हैं, उससे थोड़ा मज़ा आता है, लेकिन बाद में वो निकोटिन की मात्रा हैवी बढ़ने लगती है और निकोटिन की मात्रा जब ज़्यादा होने लगती है उसकी डिपेंडेंसी भी आने लगती है और वो डिपेंडेंसी का पेशेंट जो भी व्यक्ति होता है बार बार स्मोक करने की कोशिश करता है। और चैन स्मोकर बनता है क्यों, कई सारे स्ट्रेस फैक्टर हैं बॉडी के जो समाज में पड़े हुए हैं, उसके कारण भी लोग स्मोकिंग करते हैं, तो वो बॉडी के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। तो निकोटिन की मात्रा बॉडी में लो ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपकी लत पड़ गई तो उसमें कई सारे फैक्टर हैं। आपके फ्रेंड सर्किल में लोगों को बता दें कि डॉक्टर ने बोला है कि हमें स्मोकिंग छोड़ना है, तो आपके आसपास जो सिगरेट बीड़ी है वो आपके आसपास से हटा दें।
अगर स्मोकर्स के मैच बॉक्स हैं वो वहाँ से हटा दें, क्योंकि स्मोक, अगर आपके पास सिगरेट, अगर स्मोक आपके पास लाइटर नहीं है तो आप कभी नहीं पी सकते किसी सिगरेट को। तो फैमिली मेम्बर भी उसको अवॉइड करें कि कहीं ना कहीं उसको फेंक दें, जिससे कि एक पार्ट खत्म हो जाए, दूसरा पार्ट तो धीरे धीरे एक लत खत्म हो जाए। कभी आपको लगेगा कि नहीं अवॉइड करते हैं तो वहाँ पर कुछ आपके स्वीट्स होते हैं, जैसे आपका चिंगम हो सकता है, ले सकते हैं आप, नीचे तक इलायची ले सकते हैं, आप किसी चीज़ में ध्यान भटका सकते हैं आजकल मोबाइल से, उसमें बीजिए। मतलब वो जब एक जो लत आती है निकोटीन की, उस पीक पीरियड में आपने अवॉइड कर लिया तो फिर आपको आधे घंटे बाद आपको लगेगा कि नॉर्मल पोजीशन आ गई। अगर आपको लग रहा है कि नहीं लत हमारी बनी है तो उसमें निकोटीन की 24 टैबलेट्स आती हैं, चिंगम आते हैं, वो आप लो मात्रा में यूज़ करके धीरे धीरे लत को छुड़ा सकते हैं। तो हम तो ये कहें कि लत को मारो लात तभी बनेगी बात। तो एक कुल मिला के अगर आपको लत को छुड़ाना है तो लात मारनी पड़ेगी। थैंक यू। बहुत खूब सर, कि लत को मारो लात तभी बनेगी बात। तो सर मैं ये चाहूँगा कि अभी तक ब्रीथ इजी, जो कि एक डिवोटेड हॉस्पिटल है सांसों को आसान करने के लिए, अब तक कुल कितने लोग यहाँ पे ट्रीटेड हुए होंगे? देखिए, हम यहाँ पर जब ब्रीथ इजी हॉस्पिटल में जो प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ 15 साल से पिछले, और उसमें मैंने अभी करीबन 1.5 लाख मरीजों का, ऐसे मरीज थे जिनका निदान हमने किया, उनको नई जिंदगी दी, और 50 लाख ऐसे मरीज जिनको हमने मौत के घर से निकाला। और उसके साथ साथ मैंने करीबन 50 से 60 ऐसे जनरल प्रैक्टिशनर को भी मैंने ट्रेंड किया कि वो अपने गांव कस्बों में भी इलाज कर सकें, चीज़ों को पहचान सकें। तो मैंने पूरे ईस्टर्न यूपी में एक मुहिम चलाई थी जिसमें हमने जाके चिकित्सकों को उनके घर, उनके गांव, उनके कस्बे में जाके लोगों को ट्रेंड किया, चीज़ों को बताया, चर्चा किया कि कैसे आप पहचाने रोग को, कैसे आप इलाज कर सकें, कैसे आप चीज़ों को इग्नोर, पेशेंट्स को बचा सकें कि आप ये प्रॉब्लम है तो ऐसे कर। तो मैंने इसमें प्रैक्टिशनर को भी ट्रेंड किया, अपने लेवल पर मैंने समाज को भी कई सारे ऐसे जागरूकता रैलीज मैंने निकाली, लोगों को जानकारी देने की कोशिश की कि ये बीमारी कितनी खतरनाक होती है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैंने कोशिश किया कि चीज़ों को अवॉइड कर सकें, लोग सुरक्षित रह सकें। तो आप जब भी आप समाज को देना है जैसे चिकित्सक, तो आपको अपने माध्यम से जो बेहतर हो सकता है, क्योंकि आप ऐसे चिकित्सक हैं तो आप केवल आप अपने लिए नहीं, आप पूरे समाज के लिए हैं, पूरी दुनिया के लिए, समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए। तो किसी न किसी को कोई ऐसी टिप्स थी। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने 80 घाट पर एक कार्यक्रम रखा जिसमें 20-30 चाइनीज स्मोकर्स से जिनके सिगरेट लाइटर्स मैंने उस गंगा जी में डलवाया और लोगों से वहीं शपथ दिलाई, और वहाँ से फिर वो त्याग कर दिए। और आज जब मिलते हैं तो काफ़ी खुश रहते हैं कि डॉक्टर साहब आपके सहयोग के कारण ऐसा हुआ। तो मैं जब भी कोई कार्यक्रम करता हूँ तो 10, 20, 25, 50 लोगों को इकट्ठा करता हूँ और उनके पॉकेट से पहले निकलवाता हूँ माचिस में, माचिस है कि नहीं, आपके पास सिगरेट है तो दिखाइए। जब आ जाती है तो फिर वो एक थैली में बांध के उसको गंज फेंक के वहीं से शपथ दिला देता हूँ। तो ये मेरा है कि मैं कहीं ना कहीं ऐसा कार्यक्रम जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि भाई आप सिगरेट बीड़ी यूज़ ना करें। एक मैसेजिंग है, आप देखिए आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है कि आप छोड़ें कि नहीं छोड़ें, लेकिन मैसेजिंग एज ए सोसाइटी को हम देने की कोशिश करते हैं कि आप बेहतर कर सकें। बहुत खूब सर, बड़ा मजा आया आपसे बात करके कि लत को मारो लात तभी बनेगी बात। और अभी हम हैं डॉक्टर एस.के. पाठक साहब के साथ, ब्रीथ इजी, हर सांस आराम से। सर, आपने इतना कीमती वक्त निकाला, हमारे दर्शकों से रूबरू हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ब्रीथ इजी हॉस्पिटल 80, जो कि पनास शहर की सबसे प्राचीन नगरी और प्राचीन प्लेस पे है। कभी भी कोई सांस की समस्या है, आपको एलर्जी की समस्या है, अच्छी समस्या, आप बिल्कुल निःशुल्क, हमारी जो ओपीडी भी निःशुल्क चलती हैं, निःशुल्क कोच आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स हैं, वो आपको हेल्प करेंगे, मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ। आपको जो सहयोग होगा एज ए चेस्ट चिकित्सक मैं करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास गरीब से गरीब मरीज का इलाज भी होता है और अमीर से अमीर मरीजों का। ऐसा नहीं है कि आप ये न सोचें कि डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो 1000 रुपये या 2000 रुपये फीस लग जाएगी। फीस तो होती है, लेकिन हर पेशेंट के ऊपर हम देखते हैं कि कौन सा पेशेंट क्या अफोर्डेबिलिटी है। हम निःशुल्क भी इलाज करते हैं, पेड भी इलाज करते हैं, जैसा व्यक्ति होता है। और मैं अभी कहूँगा तो मैं
रामकृष्ण सेवा मिशन हॉस्पिटल में जाके अपना इतने बिजी शेड्यूल निकाल के वहाँ पर भी मैं सेवा दे रहा हूँ, जहाँ पर केवल 10 रुपये की पर्ची पे भी इलाज हम करते हैं और यहाँ पर मेरी फीस जो है 1000 रुपये। तो ऐसा नहीं है कि हम निःशुल्क करते हैं, यहाँ तक कि फ्री में भी देखते हैं, गाँव घाटों पर जाके कस्बों में जाके लोगों को जागरूक करते हैं। तो कभी कोई डरने की जरूरत है, आपकी समस्या का समाधान होना जरूरी, ये मेरा मेन मकसद है, इलाज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आज द सुधांशु शो में अभी हम डॉक्टर संजय कुमार पाठक से लेते हैं विदा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अगली बार हम होंगे एक नए कलाकार, एक नए अतिथि के साथ। तब तक देखते रहिए द सुधांशु शो। नमस्कार। नमस्कार।